तो बेटा देखो, न्यूमेरिकल्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर्स के अंदर के न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ऐसे सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी करंट और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस टाइप से अटेम्प्ट करा जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, ये जो आई एवरेज है ये हमेशा हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। ये हाफ साइकिल के लिए, ये वी आर एम एस और आई आर एम एस कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और इससे हम किसी भी इंस्टेंट पे या तो वोल्टेज की वैल्यू या तो करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो देखो बेटा, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। एक द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सबसे पहले आप गिवन को लिख लिया करो, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क 220 वोल्ट, ये मतलब वी आर एम एस आपको दिया हुआ है। कोई भी चीज़ जो ऑपरेट करती है और अगर उसने मेंशन नहीं करा हुआ है कौन सा वोल्टेज है, तो वो आर एम एस वोल्टेज ही होता है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है एसी आपका, वो 50 हर्ट्स है, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है इसमें, ठीक है। अब राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हमें पता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये लिखा हुआ है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे देखो वी नॉट जो कि ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है एसी के अपने साइकिल पे, जो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है उसकी वैल्यू है ये वी नॉट। ओके बेटा, तो हमें लेकिन वी नॉट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वी आर एम एस तो दिया हुआ है। और हमें बेटा रिलेशनशिप पता रहती है, ये देखो ये वाला, कि वी आर एम एस जो है वो वी नॉट बाई रूट टू होता है, ठीक है ना। और यदि हमें वी नॉट चाहिए बेटा, तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं रूट टू टाइम्स वी आर एम एस। ओके बेटा, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा वी आर एम एस और वी नॉट में। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, पीक वोल्टेज, और ये आपका आर एम एस वोल्टेज, ठीक है ना। ओके, आर एम एस वैल्यू को बेटा हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना, या मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ओके चलो, तो वी नॉट की जगह हमने लिख दिया रूट टू टाइम्स वी आर एम एस साइन ओमेगा टी। अब देखो, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एन होता है, तो उसको भी एक्सपैंड कर दो क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी अलग से दी हुई है ना। तो इसको लिख देते हैं 2 पाई, या 2 पाई एन की जगह एफ लिख दूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है, 2 पाई एफ टी, ठीक है बेटा। तो अब सारी चीज़ों की वैल्यू रख दो जो दिया हुआ है आपको। तो ये देखो रूट टू टाइम्स 220 साइन 2 पाई, है ना। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 2 × 3.14 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है इंटू टी, ठीक है ना बेटा। तो ये तो देखो 250 या 100 हो गया, 100 से दोनों डेसिमल कंज्यूम हो गए, तो ये साइन के अंदर रह गया आपका 314 टी। और इसका बेटा रूट टू की वैल्यू 1.414 रखेंगे, तो और 1.414 इंटू 220 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 311। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, v इक्वल्स टू 311 टाइम्स साइन 314 टाइम्स टी, ठीक है ना। ये जो है ये मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकाल लिया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। पीक वैल्यू बोल रहा है, देखो आप इस चीज़ को गौर करो, पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब वोल्टेज की ये पीक वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है ना। यानी कि आपको जो गिवन है वो वी नॉट की वैल्यू है, ना कि वी आर एम एस, ठीक है ना। नॉर्मल अगर वोल्टेज बोलता है ऑपरेटिंग वोल्टेज तो वो तो वी आर एम एस होता है, पीक वैल्यू बोलेगा तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का। तो ये आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, सर्किट में जो है रेजिस्टेंस वो भी दे रखा है इसने, आर इक्वल टू 50 ओम, ठीक है। फाइंड दी आर एम एस करेंट इफ़ दी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको 100 हर्ट्ज दे रखा है, और आप देखो आर एम एस करेंट पूछ रखा है, और साथ ही साथ लास्ट में इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रखा है। ऑब्वियस ही बात है, करंट की बात कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस तो देना ही था, क्योंकि वोल्टेज से करंट पे जाने के लिए रेजिस्टेंस का डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस तो देना था, खैर। एनीवेज आपको पीक वोल्टेज दिया हुआ है इस समय, ठीक है बेटा। तो आप एक काम करो, देखो बेटा, हमें इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए है ना, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 हर्ट्ज है। सबसे पहले तो देखो उसने आर एम एस करंट की वैल्यू भी पूछी है, पहले पार्ट में उसने आर एम एस करंट पूछा है मतलब आई आर एम एस, और फिर उसने पूछा है इक्वेशन
फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया IRMS और दूसरा पार्ट हो गया इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो बिना देरी करे बेटा IRMS सबसे पहले पार्ट में निकाल लेते हैं। हमें पता है IRMS जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर होगा कि नहीं। RMS वोल्टेज में अगर रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो RMS करंट मिलेगा। और ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से अगर V नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो आपको I नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट मिलेगा। समझ में आती है इतनी बात। तो उसने RMS करंट पूछा है VRMS डिवाइडेड बाई आर। अब देखो VRMS उसने दिया नहीं है, उसने चालाकी करी है, VRMS दिया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, V नॉट तो दिया हुआ है। हमें पता है VRMS को लिखा जा सकता है V नॉट बाय √2। होता है कि नहीं बेटा VRMS V नॉट बाई √2, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज से √2 से डिवाइड कर दो मैक्सिमम वोल्टेज में, आपको RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाता है और डिवाइडेड बाई आर है। तो अब देखो इसमें से सारी चीज़ें हमें पता है, V नॉट भी उसने हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो निकाल लो IRMS। तो ये आ गया वैल्यू रखने के बाद 10 और नीचे √2 आ गई और इनटू रेजिस्टेंस 50 ओम। क्लियर है। तो ये तो बेटा देखो ये 0 से 0 गया, 1/5 बचा है ना। अच्छा बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी 1/√2 अटके आपका तो ये 1/1.414 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 0.707। तो आप चाहो तो 1/√2 डिवाइड करने में आपको तकलीफ होगी तो आप इसको 1/√2 को डायरेक्ट 0.707 लिख सकते हो। अब देखो इस नंबर का मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू डिवाइड करना, ठीक है ना। 1/414 से डिवाइड करना, ठीक है ना। तो 0.707 से आप मल्टीप्लाई करना प्रेफर करो। अच्छा इनटू क्या है आपके पास 1/5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1/5 को लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 0.2। ये बात क्लियर होती है। तो अब देखो कितना आसान हो गया, 2 से तो मल्टीप्लाई करना। देखो 2 7 जा 14, 1 4 आ गया और 2 7 जा 14, 1 4 आ गया। और डेसिमल कितने के पीछे है, 3 के पीछे, ये रहा देखो। तो 1.414 एम्पियर इज द फाइनल वैल्यू ऑफ RMS करंट। कितना आसान हो गया। यदि आप 1 इसको 1.414 खोलते फिर आप डिवाइड करने की सोचते तो बहुत लंबा ले लेता ये टाइम, ठीक है ना, कैलकुलेशन में। तो आप 1/√2 जहाँ पे भी दिखे उसको 0.707 से रिप्लेस कर दिया करो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम पे RMS वैल्यू ऑफ करंट आ गई। तो पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब देखो सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी बताइए। तो हमें पता है आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πn जो कि f इंटू टी, ठीक है बेटा। अब देखो आई नॉट की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है हमें आई नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमें मैक्सिमम वोल्टेज पता है V नॉट। तो आई नॉट को लिखा जा सकता है वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। मैंने आपको क्या बोला था, यदि आपको IRMS चाहिए तो VRMS में आर का डिवाइड करो, आपको IRMS मिल जाएगा। यदि आपको आई नॉट चाहिए तो V नॉट में आर का डिवाइड करो तो आपको आई नॉट मिल जाएगा। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम पे और RMS वैल्यू के लिए RMS वैल्यू पे ही रेजिस्टेंस का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, VRMS डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे आपका क्या है साइन 2πf, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो ये हो गया 200 पाई इंटू टी। पाई को नहीं रख रहा हूँ, वो आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप रख सकते हो, ठीक है ना। 3.14 फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ 200 पाई टाइम्स टी, ठीक है ना। तो V नॉट अपॉन आर की वैल्यू देखो सॉल्व करके क्या क्या आ रहा है आपके पास। V नॉट की वैल्यू है आपको 10 दिया हुआ है और आर की वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है, तो यही है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2, ठीक है। 10/50 ये रहा, हमने देखा था 1/5 आता है, 1/5 को 0.2 लिखा जा सकता है। तो 0.2 टाइम्स साइन 200 पाई इंटू टी, दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है बेटा। आप किसी भी टी इंस्टेंट पे टाइम रखोगे तो 200 पाई इंटू टी करके कुछ एंगल बनेगा, साइन की वो एंगल की वैल्यू रखोगे इंटू 0.2 करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट दैट मोमेंट मिल जाएगी। ओके बेटा। तो ये हमने पहले RMS वैल्यू निकाला और अभी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकाला। तो आपने देखा कितना आसान है, बस आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज और RMS वोल्टेज इन दोनों में क्या रिलेशन है, ऐसी सिमिलरली पीक करंट और मैक्सिमम जो पीक वोल्टेज है उनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। पीक का पीक के साथ रिलेशनशिप है, RMS का RMS के साथ रिलेशनशिप है, बस आपको ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी सिमिलर है पीछे जैसा। इसमें भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को ही निकालना है हमें, बट उससे पहले उसने छोटे मोटे मिसलेनियस पार्ट्स पूछ लिए। देखो इफ़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज साइकिल इज दिस, ठीक है ना, इन 50 हर्ट्ज साइकिल इज दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 50 हर्ट्ज दिया हुआ है इसने, और उसने इफेक्टिव वैल्यू
5 एम्पियर बता रखा है करंट की, ठीक है ना। और अब मैं आपको बता दूं इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई आर एम एस उसने हमें क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। तो पहला पूछ रखा है फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। बहुत सिंपल है, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट की वैल्यू हमें पता है, आप आर एम एस से उसको रिलेट कर सकते हो कि नहीं। आई नॉट जो होगा वो √2 टाइम्स आई आर एम एस के बराबर होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2 होता है। तो √2 टाइम्स आई आर एम एस कर दो, इक्वल्स टू 1.414, और आई आर एम एस की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 7.07, इतना एम्पियर आ गया, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई, बहुत आसान था। आर एम एस दिया है तो आई नॉट पता किया जा सकता है, आई नॉट दिया है तो आर एम एस पता किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने आर एम एस आई नॉट की वैल्यू पता कर ली। सेकंड देखो उसने हमसे क्या पूछ रखा है, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है वो, ठीक है। मीन वैल्यू बेटा एवरेज वैल्यू को बोलते हैं, ओके बेटा। मैंने शायद यहाँ पे आपको आर एम एस वैल्यू को मीन वैल्यू बोलते हैं ऐसा बोल दिया होगा, वो मिस्टेक थी। एक्चुअली मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू को बोलते हैं, ठीक है। मीन माने एवरेज, तो जब भी वो मीन बोले तो मतलब वो ऑब्वियस ही बात है एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, और वो हाफ साइकिल में तो कैलकुलेट किया जाता ही है। तो देखो उसने बोला दी मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल, ठीक है ना। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बताइए। तो सेकंड देखो, हमें पता है हाफ साइकिल के लिए जो आई एवरेज होता है वो कितना होता है, यही चीज़ 2 I0/π, है ना, या फिर 0.64 इंटू आई नॉट लिखा जा सकता है इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 0.64 इंटू आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू देखो हमें पता है, यहाँ पे देखो आई नॉट निकाल चुके, तो 7.07 एम्पियर, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करके ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.5 के करीब, 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल पता चल गया, जो कि है 4.5 एम्पियर के बराबर। एम आई क्लियर, इतनी बात क्लियर होती होगी। तीसरी पार्ट देखो उसने क्या पूछ रखा है हमसे, उसने पूछा दी वैल्यू ऑफ करंट एट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज जीरो। इसका मतलब वही स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि जैसे ही करंट स्टार्ट होता है जीरो से, तो उसके ठीक 1/300 सेकेंड के अंदर, 300 सेकेंड बाद बताइए उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। तो एक बात बताओ मुझे बेटा, अगर 1/300 सेकेंड बाद मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मेरे पे इक्वेशन होना ज़रूरी है कि नहीं। करंट की इक्वेशन होगी, वहाँ से तो निकाल पाऊंगा मैं उसकी वैल्यू। तो इन शॉर्ट आपको करंट की इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसकी इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको देख लो, थर्ड जो है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिखो। तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा, जो कि 2πf इंटू टी होता है कि नहीं बेटा। तो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई करंट की। अब इसमें से देखो आई नॉट हमें पहले से पता है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, 7.07, ठीक है। साइन 2π, है ना, साइन 2π आ जाएगा आपका, 2 × πf। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है इसमें, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, इंटू 50 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 1/300, है ना, 1/300, इतना सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 100, 50 × 2 क्या हो गया 100, 100 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये बन गया आपका π/3, साइन π/3 यानी कि साइन 60, ओके बेटा। तो 7.07 साइन 60 बचा कि नहीं, साइन π/3 लिख देता हूँ, अगले स्टेप में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 7.07 इंटू साइन 60, ये √3/2 होता है, √3/2, ठीक है ना बेटा। और √3 की वैल्यू 7.07 1.732 होता है, डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 6.12 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से 1/300 सेकेंड उस इंस्टेंट पे करंट की जो वैल्यू होगी वो इतनी रही होगी, ठीक है ना बेटा। तो ये भी इनडायरेक्टली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पे ही सवाल था, तीसरा वाला जो पार्ट है। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी, है ना। तो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अगर आपको आरएमएस वैल्यू दिया है तो उससे आप पीक वैल्यू पे जा सकते हो, पीक वैल्यू दिया है तो उससे आप आरएमएस वैल्यू पे जा सकते हो। सबसे पहले तो इनका इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूले से होता है वो √2 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर एवरेज वैल्यू पूछ लिया है तो उसकी वैल्यू आपको ये पता है 2I0/π, और जिसको कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है, 0.64 टाइम्स आई नॉट लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और आपको आई आर एम एस पूछा है तो I0/√2 करके आप निकाल ही लोगे, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तो चाहे वोल्टेज का हो चाहे करंट का हो, आपको सिंपल फॉर्मूला आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलो, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ ले तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिखनी आती है ना। तो आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, आई नॉट की वैल्यू आप पहले निकाल चुके होंगे, पुट कर दोगे, 2π फ्रीक्वेंसी बस आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वो हमेशा मेंशन करता है,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख के किसी भी टी इंस्टेंट पे आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। एम आई क्लियर? इतनी बात क्लियर होती होगी बेटा। तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है उसने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दे रखा है E इक्वल्स टू 140 साइन 300t, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू वही V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, उस फॉर्म का ये इक्वेशन है। इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, मतलब V0 की वैल्यू, RMS वैल्यू क्या है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई क्या है। कितना ईजी है सोचो। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था, हमें वो पीक वैल्यू वगैरह दे रखता था और RMS वैल्यू पूछ लेता था, और उसके बाद वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दिया होता था हमें, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज पूछ लेता था, ठीक है ना। तो हम बना लेते थे। यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से चीज़ें पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है इसको यदि कंपेयर करें, देखो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि E इक्वल्स टू 140 साइन 300t से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये जनरल फॉर्म होता है, या 2πf ऐसे लिखे इंटू टी, ये जनरल फॉर्म होता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, पीक वैल्यू पूछा है, ये लो कंपेयर करके। तो फर्स्ट का जो इसका आंसर है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो V0 बराबर हो गया आपके पास 140 वोल्ट्स, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आ गया, है ना। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, RMS वैल्यू। अब मैंने आपको बता रखा है RMS वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। VRMS के लिए आपको V0 पता होना चाहिए, V0 के लिए आपको VRMS पता होना चाहिए ना। तो VRMS हो जाएगा आपका V0 बाय √2, और √2 को लिखा जा सकता है 0.707, ठीक है। 1/√2 को आपने ऐसे लिखा, इंटू V0 की वैल्यू पुट करो 140, V0 की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 140। तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा करीब करीब 100 वोल्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपके पास VRMS 100 वोल्ट आ गया। अच्छा, तीसरा उसने पूछ रखा है, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, नीचे स्तर का सवाल है ये। तीसरा देखो क्या पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई आपको पता है 2π के साथ जो भी आता है वो f, 2πf, ये जो पूरा प्रोडक्ट है टाइम के साथ, ये 300 रिप्रेजेंट कर रहा है उसी वैल्यू को, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करके आप लिख लो कि 2πf यहाँ पे 300 के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपका 300 डिवाइडेड बाई 2π, जो कि 150/π लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या लिखा, 150/π, और आप चाहो तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, 150/π की वैल्यू। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली चाहो तो पाई को मैं आपको बताऊं तो 3 के करीब भी लिख सकते हो। देखो 3 के करीब लिखोगे, 3.14, बात तो एक ही ना, 3.1 हो या 3 हो, आप अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख के इसको देखो, 3×5 = 15, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आता है ना। आप न्यूमेरिकल में ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। पाई की वैल्यू 3.1 ही तो है, तो 3.1 को 3 लिख दिया, 3×5 = 15, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। तो आई होप बेटा ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, इनके ऊपर जो सवाल है उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम 2 सवाल और करेंगे, वो काफ़ी अच्छे सवाल है। उसमें RMS और ये एवरेज या पीक वैल्यू, इनके कॉम्बिनेशन पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उनके बीच का समय पूछा जाता है कि RMS वैल्यू से पीक वैल्यू तक जाने में करंट कितना समय लेगा, या कह लो पीक वैल्यू से अगेन RMS वैल्यू तक ड्रॉप होने में कितना समय लेगा। तो ऐसे ये जो टाइम का इंटरवल है ना, वो निकालना पड़ता है उन टाइप के सवाल में। तो नेक्स्ट हम वही सवाल देखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज, है ना। चलो ठीक, पहले हम सबसे पहले गिवन उतार लेते साथ साथ में। तो AC की फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। पहले पार्ट में पूछा है 0 से RMS वैल्यू तक पहुंचने के लिए करंट कितना टाइम लेगा। तो हमें पता है, आप सुनो यहाँ पे, RMS वैल्यू ऑफ करंट कैसे दिया जाता है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो जब करंट की वैल्यू 0 थी तब तो समय भी 0 था, है ना, करंट ऐसे ही तो चलता है। ये आपका करंट है, ठीक है ना। तो 0 पे तो करंट भी 0 था। अब वो ये कह रहा है कि बताओ ये RMS वैल्यू तक पहुंचने में, RMS वैल्यू मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है, लगभग मैं मान लेता हूँ करीब करीब यहाँ पे होगा। तो दिस इज़ द टाइम, ठीक है, दिस इज़ योर टाइम। तो यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना समय लिया होगा। तो सबसे पहले उस इंस्टेंट पे आई की वैल्यू होती कितनी है, आप बता सकते हो मेरे को। आई की वैल्यू होती है बेटा I0/√2, होती है कि नहीं। यही तो होता है IRMS, जो होता है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स होता है। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी I0/√2 इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब सिंपल सी बात है, I0 से I0 कटा, तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे बन रहा है इक्वल्स टू 1/√2 के बराबर, है ना बेटा, जिसको लिखा जा सकता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है आप बताओ,
1/√2 जो होता है साइन 45 की वैल्यू होती है, इसको लिखा जा सकता है साइन π/4 45 के लिए, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। तो अब आप देखो कंपेयर करके दोनों तरफ साइन से साइन, तो ओमेगा टी की वैल्यू आपको क्या मिली, π/4, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू π/4 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πf, एफ देखो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 2πf में खोल दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया ओमेगा को। इन वैल्यूज़ को यदि आप सॉल्व करो तो देखो पाई से पाई कटा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया, तो ये आपका टोटल जीरो एक्स्ट्रा है, तो 1/400 बन गया, ठीक है ना, 1/400, जिसको 1/4 को तो 0.25 लिखा जा सकता है, और 10⁻2 है नीचे, उसको ऊपर ले जाएंगे इंटू 10⁻2 बन जाएगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से कर सकते हो कैलकुलेशन। ओवरऑल इसको 10⁻2 के फॉर्म में ऊपर पहुंचा दिया तो 10⁻2 हुआ, और 1/4 का आंसर है 0.25, ठीक है ना। तो या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा, ओके बेटा, इतना टाइम लगेगा करंट को जीरो से किस वैल्यू तक पहुंचने में, फ्रॉम जीरो टू IRMS तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा। समझ में आ गया, फ्रॉम जीरो टू IRMS तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिकॉल करना है, उसमें आई की वो वैल्यू रखनी है जिस पे वो टाइम पूछ रहा है। तो आई की वैल्यू जब आप IRMS के बराबर पुट करोगे तो टाइम भी वही वाला निकलेगा जब IRMS तक पहुंचने में उसने समय लिया होगा। तो इसकी वैल्यू ये रखते हुए टाइम हमें करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया, जितने टाइम वो लेता है जीरो से IRMS तक पहुंचने में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, उसने हमसे क्या पूछ रखा है, फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू, मतलब यही जीरो से ये जो पीक वैल्यू है बेटा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, इस पीक वैल्यू तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा। अच्छा, क्योंकि अब सेकेंड टाइम एक काम करता हूँ, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, ठीक है, पहले वाले समय को इसको T1 बोल देता हूँ, और बाद में ये जो I0 तक जाने में समय लग रहा है इसको मैं T2 बोल देता हूँ, ठीक है बेटा, T2 बोल देता हूँ। तो अब देखो मुझे सेकेंड टाइम निकालना है, तो अगेन बेटा ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, अब देखो आपका सेकेंड पार्ट, अगेन आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, होता है कि नहीं बेटा, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिकॉल किया। अब करंट जिस इंस्टेंट पे I0 के बराबर हो उस समय का टाइम निकालना है मुझे, साइन ओमेगा टी। तो अब टाइम आ जाएगा उस टाइम का जिस समय I0 के बराबर होता है ना, I0 से I0 कटा, साइन ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 के बराबर इधर, और 1 को फर्दर लिखा जा सकता है साइन π/2, मतलब 90 डिग्री के बराबर, साइन 91 होता है, ठीक है ना। ओमेगा टी देखो कंपेयर करके π/2 के बराबर आया, टी इक्वल्स टू ये टी वही है T2 वाला, तो π/2 इंटू 2πn, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी 50 हर्ट्ज, तो 50, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो अगेन पाई से पाई कटा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 1/20 यानी 200, क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, तो 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है ना, 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है, और 10⁻2 को ऊपर ले जाओ इंटू 10⁻2 बनेगा, ठीक है ना। ये 100 को मैं अलग से 10⁻2 इमेजिन कर रहा हूँ, ऊपर लेके 10⁻2, या फिर इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, या फिर आप इसको 5 मिली सेकेंड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये उसने टाइम लिया फ्रॉम गोइंग जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू I0, जीरो से I0 तक जाने में उसने T2 इतना टाइम लिया है, ठीक है ना बेटा। अच्छा थर्ड देखो क्या पूछ रहा है वो, थर्ड वो पूछ रहा है वो कितना टाइम लेगा RMS से पीक वैल्यू तक जाने में, है ना, RMS से पीक वैल्यू तक जाने में। तो अब एक चीज़ सोचो बेटा, हमें ऐसे तो दो अलग अलग इक्वेशन लगानी पड़ेगी, जबकि हमने पहले दोनों पार्ट में ऑलरेडी ये इनका टाइम सॉल्व कर रखा है, तो क्यों ना उन्हीं के टर्म में आंसर को एक्सप्रेस कर दे। आप खुद सोचो RMS से पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लेगा, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है उसका टाइम गैप, ये वाला टाइम गैप चाहिए उसे। RMS यहाँ पे उसने पहुँचा रखा है, पीक वैल्यू यहाँ पे पहुँचा रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का समय मांग रहा है वो। तो देखो आपको ऑलरेडी पता है जीरो से RMS वैल्यू तक पहुँचने में T1 टाइम लेता है, और जीरो से पीक वैल्यू तक पहुँचने में T2 टाइम लेता है। तो क्यों ना मैं T2 माइनस T1 परफॉर्म कर दूँ, तो ये वाला गैप ही तो आ जाएगा, ये इंटरवल जब वो RMS से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा होगा, ठीक है। तो हम सिंपल अपने फाइनल आंसर को RMS से पीक वैल्यू तक जाने में जो टाइम लगता है उसको T2 माइनस T1 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा अब आगे देखो, तो थर्ड पार्ट का जो आपका आंसर आएगा, थर्ड पार्ट का आंसर वो क्या होगा, सिंपल जो RMS से पीक वैल्यू तक जाने का जो समय है उसको लेट सपोज T3 मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज T3 मान लेते हैं। तो दिस T3 विल बी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू तक जाने का टाइम माइनस RMS वैल्यू तक जाने का टाइम, इन दोनों को
डिफरेंस ले लोगे तो आपको बीच का गैप मिल जाएगा। तो T2 देखो 5 इंटू 10⁻³ और माइनस T1 हमने निकाल रखा है बेटा 2.5 इंटू 10⁻³ तो 5 माइनस 2.5 इज 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इतना आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ये कौन सा टाइम है? दिस इज फ्रॉम गोइंग IRMS टू I0। IRMS से I0 तक जाने में जो समय लगता है वो है आपका 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। आई होप बेटा इस टाइप के सवाल भी आपको करने आ गए होंगे, जिसमें उसने RMS और पीक वैल्यू इन सब के ऊपर कॉम्बिनेशन में पूछ रखा है, और टारगेट किस पे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन पे टारगेटेड सवाल है ये, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसको हम खत्म करते हैं। तो बेटा देखो अब हमारे पास ये है नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा है? द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज इतना। मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज है AC सप्लाई का, और पीक वैल्यू जो है ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट की जो पीक वैल्यू है वो 14.14 यानी कि I0 की वैल्यू, बेटा पीक वैल्यू मतलब I0 यानी कि इसकी वैल्यू 14.14 एम्पियर दे रखा है, ठीक है बेटा। ओके, फाइंड इट्स RMS वैल्यू। RMS वैल्यू पूछ रखा है। वैसे आप एक चीज़ देख रहे हो बेटा 14.14 दे रखा है, मतलब एक तरीके से 1.414, कुछ याद आ रहा है बेटा? मतलब ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड के टाइम में आराम से कैंसिल आउट हो सकता है, इसीलिए उसने जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी है। चलो भला हो उसका। अब देखो बेटा आगे देखते हैं। तो RMS वैल्यू पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो IRMS यदि आपको निकालना है, आपको पता है IRMS क्या होगा? I0/√2 होता है कि नहीं। और देखो I0 की वैल्यू उसने 114.14 दे रखा है, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है। तो बेटा नीचे और ऊपर वाले में सिर्फ एक 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आ गई 10। तो 10 एम्पियर इज द वैल्यू फॉर IRMS। ओके बेटा, तो ये तो काफ़ी आसान था। सेकेंड पार्ट में देखो उसने क्या पूछ रखा, हाउ मच टाइम, मतलब वही टाइम के ऊपर आ गया सवाल। हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अब तो बेटा बहुत ईजी लग रहा होगा ये सवाल, है ना। 0 से बताओ मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में करंट ने कितना टाइम लिया होगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास बेटा इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होनी चाहिए करंट की। तो I इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा को 2πf लिखा जा सकता है इंटू टी। इतनी बात क्लियर होती है बेटा। तो सबसे पहले हमने करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखी। अब देखो I0 की वैल्यू आपके सामने है। I0 की वैल्यू क्या है? 14.14, ठीक है ना, इंटू साइन 2π, और f की वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो इसको मैं 100 पाई लिख लेता हूँ बेटा, 100 पाई इंटू टी, ठीक है बेटा। अच्छा, और I की वैल्यू कितनी पहुँचने में? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैं I0 की वैल्यू लिख दूँ बेटा, भाई मुझे वही वाला टाइम मिल जाएगा जब I0 करंट पहुँच चुका होगा, है ना, I0 की वैल्यू तक, तो वही वाला टाइम मिलेगा मुझे। तो देखो बेटा सबसे पहली बात यहाँ से ये कैंसिल होता है वैसे भी, ठीक है ना। I0 की वैल्यू अब रखो ना रखो, यहाँ से ये भी I0 है, ये भी कैंसिल होता है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद देखो साइन 100 पाई इंटू टी इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको साइन π/2 लिखा जा सकता है, साइन 100 पाई इंटू टी। और देखो कंपेयर करेंगे, अंदर वाला जो एंगल है वो इक्वेट करेंगे, अगर 100 पाई इंटू टी को लिखा जा सकता है π/2 के बराबर, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो टी इक्वल्स टू 1/200 आ गया, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू 100 नीचे गया 1/200, जिसको लिखा जा सकता है 1/2 को 0.5 लिखूंगा और 100 को ऊपर 10⁻⁻2 के फॉर्म में ले गया, या इसी को 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड भी लिखा जा सकता है। तो इतना टाइम लेगी वो 0 से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? अब तो नहीं तकलीफ होती है ना इस टाइप के सवाल में, जब वो कोई इंस्टेंट पूछ लेता है जिस इंस्टेंट पे करंट ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी होगी या RMS वैल्यू अचीव करी होगी, तो आपको बस उस इंस्टेंट के जगह वही वैल्यू रख देनी है, तो टाइम भी उसी के करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाता है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे हमें उसने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट नहीं दे रखा था, तो हमने वो खुद से पहले तो बना लिया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि हम पे I0 दिया हुआ था, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी भी पता थी। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन कर लिया, और उसके बाद करंट की वो वैल्यू रख के उसी इंस्टेंट की वैल्यू भी निकाल ली। एम आई क्लियर बेटा? तो आई होप बेटा आपको RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस पता करने में अब कोई इस टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो यहीं तक रखते हैं, टिल देन टेक केयर।